हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। तो हमारे देश में एक कहावत है कि अगर चैत के महीने में बारिश हो तो सावन सूखा रह सकता है, यानी कि सावन के महीने में कम बारिश होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है दौर चल रहा है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और ग्लेशियर्स जो हैं हमारे दुनिया के, हमारे देश के, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से पिघलते जा रहे हैं, जिस वजह से जो है हमारी जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं सिकुड़ती जा रही हैं। उनका जो पानी है वो कम होता जा रहा है, जिस वजह से आने वाले टाइम में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अगर हमारे उत्तर भारत की नदियाँ सूख जाएं तो क्या होगा, पीने के पानी की दिक्कत होगी, फसल कैसे उगेगी, आने वाले टाइम में क्या क्या देखने को मिल सकता है अगर ऐसा हुआ तो हमारा टॉपिक यही है। तो जैसे मैंने बताया, हमारे देश में कहावत है कि चैत का महीना यानी कि मार्च अप्रैल में अगर बारिश हो तो सावन का महीना यानी कि जुलाई और अगस्त का महीना, जिसमें उत्तर भारत के हिस्से में यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है, वो सूखा रहेगा, यानी कि सावन के महीने में बहुत कम बारिश होगी। ये अब हर बार का बन गया, जैसे कि कहावत के मुताबिक ये अब हर बार का हो गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। तो अमूमन हर साल अप्रैल में या फिर मार्च में बारिश होती है, जिस वजह से सावन में कम बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, या जिस वजह से बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है। तो ये अब नॉर्मल हो गया है। तो इसी के ऊपर जो है अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने एक रिपोर्ट पेश करी। इस रिपोर्ट में उन्होंने पीने के पानी के ऊपर जो है ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 तक, साल 2050 तक पीने के पानी का जो सबसे बड़ा संकट है वो भारत में आने वाला है। इसमें भारत के बारे में बताया गया था। तो ये भारत में कैसे आ सकता है, इसको हम देखते हैं। पहला तो यही कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से पिघल रहे हैं, और इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में देखा जाए तो पानी का मेन सोर्स क्या है? नदियाँ, जो कि ग्लेशियर से आ रही हैं, चाहे वो हमारी यमुना हो, गंगा हो, सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, यही तो हैं। अगर ये ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी पिघलेंगे तो उत्तर भारत की जो जल आपूर्ति है, जो वाटर सप्लाई है, वो बहुत कम हो जाएगी, जिस वजह से पीने के पानी का संकट डेफिनेटली आ जाएगा। ये तो स्वाभाविक है। तो अकेले हम अगर गंगा नदी को देखें तो ये उत्तराखंड से लेके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कुल मिला के 2500 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। उसी तरह से हमारी कुछ और नदियाँ, जैसे सिंधु नदी, झेलम नदी, या फिर कहीं यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये भी मेन नदियाँ हैं जो कि उत्तर भारत को जो है अच्छा पानी, मीठा पानी प्रोवाइड करती हैं। तो जो गंगा नदी है उसका जो ग्लेशियर है जहाँ से ये निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। भारत के हिस्से में देखा जाए तो कुल मिला के कितने ग्लेशियर हैं? भारत के हिस्से में 9775 ग्लेशियर हैं। अकेले उत्तराखंड वाले हमारे राज्य में, उत्तराखंड राज्य में 978 यानी कि 968 ग्लेशियर्स हैं, जिनसे हमें नदियों के जरिए पानी मिलता है। उन्हीं में से एक है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है। तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि जो पिछले 87 साल में गंगोत्री ग्लेशियर है, उसकी लंबाई 30 किलोमीटर है, और वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब 2 किलोमीटर घट चुकी है, यानी कि 28 किलोमीटर लंबा ही वो सिर्फ रह गया है। वो पिघल के ख़त्म हो चुका है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले टाइम में उसकी स्पीड, पिघलने की स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जिस वजह से गंगा नदी पे आने वाले टाइम में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी, जिसके बारे में बताया गया कि आने वाले टाइम में हालत कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आप ही सोच के देखिए, अगर ये सब नदियाँ सूख जाएं तो क्या क्या हो सकता है। गंगा नदी के सारे नगर हैं, महानगर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, ये बसे हुए हैं। इन नगरों, महानगरों की जनसंख्या कुल अंदाजे से देखा जाए तो लगभग 40 करोड़ है। इन 40 करोड़ की जनसंख्या को डायरेक्टली पानी प्रोवाइड करने का काम गंगा करती है। कैसा होगा अगर ये नदी सूख जाए या फिर सूखने लगे, तो इस जनसंख्या के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा,
जो 40 करोड़ की जनसंख्या है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए अनाज की क्या दिक्कत होगी, इसको मैं कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला संकट तो यही है कि जैसा एंटोनियो गुतेरेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीने के पानी की दिक्कत होगी, यानी कि मीठे पानी की दिक्कत होगी, जो कि पीने का पानी है। इससे होगा क्या, जो 2050 तक का टाइम है, यानी कि 27 साल के अंदर यहाँ से जनसंख्या का बहुत ज़्यादा पलायन शुरू होगा, यानी कि माइग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि पीने का पानी नहीं मिलेगा, फसलें ख़त्म होने लगेंगी। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आज की डेट में अगर कोई बच्चा उत्तर भारत में यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में जन्म लेता है और आज से सही 2050 में या 2050 तक अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तो जब तक वो बच्चा बड़ा होगा उसे पानी की खोज में यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और राज्य में जाना पड़ेगा। तो ये इतना ज़्यादा भीषण हो सकता है, इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, पानी का अकाल हो सकता है एक तरह से। ये जो 40 करोड़ की जनसंख्या है जो नदी के किनारों पे, इसके आसपास के जो खादर वाले ज़मीन है वहाँ पे बसी हुई है, उसकी फसलें भी ख़राब होना शुरू होंगी। उसके पीने के पानी की दिक्कत तो होगी ही होगी, फसलें भी ख़राब होंगी। फसलें ख़राब होने की वजह से जो यहाँ पे जो पशुपालन है वो पशुपालन भी जो है बिगड़ जाएगा। और इसके साथ साथ जो है हमारे देश में जो जनसंख्या घनत्व है वो इस इलाके में, यानी कि जो गंगा और यमुना का जो दो आबू वाला इलाका है, दो आबू वाला जो एरिया है, या फिर जो इसका जो किनारों वाला है हिस्सा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जिस वजह से यहाँ से बहुत सारी जनसंख्या जो है और राज्य में जाएगी, जिस वजह से वहाँ पे जाके जनसंख्या असंतुलन हो सकता है। और इसका असर उन राज्यों पे भी पड़ेगा, वहाँ के जो संसाधन है, सोर्सेज हैं, उन पे भी पड़ेगा, जब यहाँ से जनसंख्या एक साथ माइग्रेट करके कहीं और जाएगी। इसका असर सिर्फ ये जो ज़मीन है उत्तर भारत की, गंगा और यमुना की दो आबू वाला इलाका या फिर इसके किनारों वाला इलाका, यहाँ पर जो अनाज होता है वो देश भर में पहुँचता है। जब यहाँ पे अनाज पैदा होना कम हो जाएगा तो यहाँ पे सीधी सी बात है कुपोषण फैलेगा, भूख बढ़ेगी लोगों की, और जो अनाज है उसकी किल्लत होना शुरू होगा। और किल्लत होने की वजह से जो है अकाल की जो है स्थिति बन सकती है। और जब पानी नहीं मिलेगा तो जो ज़मीन है वो बंजर होना शुरू होगी, और हो सकता है आने वाले टाइम में रेगिस्तान भी हो सकती है। और जो दूसरा संकट है, जो दूसरा पॉइंट है, वो मैं इस तरह से बताऊंगा कि ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जिस वजह से जो है जो दूसरा संकट है वो ऑलरेडी आ ही चुका है। लगभग हम कहें तो वो ऑलरेडी आ ही चुका है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं उनके जो पिघला हुआ जो हिस्सा है वो पानी बदल चुका है, और ये जो पानी है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, यानी नदियों के जरिए बह रहा है। जब मानसून के सीज़न में जब बारिश होती है और जब ये पिघला हुआ पानी नदियों के जरिए अपवाहित होके मैदानी क्षेत्र में जाता है तो वहाँ बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। इसका असर देखना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2022 में पाकिस्तान में एक बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़, जिसकी वजह से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसका असर ना सिर्फ भारत पे बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चाइना पे भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो हिमालयन एरिया है, हिमालयन रीजन है, उसमें ये सभी देश आते हैं, और इनसे जो नदियाँ निकलती हैं उनके जो पानी है उस पानी का इस्तेमाल ये सभी देश करते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि जो चाइना है वो हिमालय के उस तरफ है, यानी कि हिमालय पार कर गए, लेकिन उधर भी तो नदियां हैं। ऐसा नहीं है कि नदियां इसी तरफ हैं। हम अपना जो इलाका है, जो भारत वाला हिस्सा है, उसके बारे में समझ रहे हैं, लेकिन नदियां तो उस तरफ भी हैं, तो सिचुएशन तो उस तरफ भी क्रिटिकल हो सकती है। हमारी तरफ तो होगी, जैसे अभी पाकिस्तान में हमें पिछली साल देखने को मिली, क्योंकि हमारा जो सिंधु नदी का पानी है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जाता है, जिस वजह से वहाँ पानी बहुत ज़्यादा पहुंचा, जिस वजह से बारिश के मौसम में वहाँ ऑलरेडी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इधर से पानी गया तो वहाँ बाढ़ की सिचुएशन बहुत तगड़ी क्रिटिकल जो है सिचुएशन बनी थी पिछले साल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं बाढ़ आएगी, ऐसी सिचुएशन कहीं भी बन सकती है, हमारे देश में भी बन सकती है, क्योंकि गंगा नदी जो है हमारी बांग्लादेश में भी जाती है, तो ऐसी सिचुएशन जो है बंगाल में भी बन सकती है, बांग्लादेश में, और नेपाल में भी हो सकता है, क्योंकि नेपाल भी जो है
हिमालयन कंट्री है और भूटान में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो टोटल मिला के कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन कहीं भी हो सकती है। बाढ़, अचानक से जो है मौसम बदलाव होना या फिर पानी की अधिकता होने की वजह से जो है सिचुएशन ख़राब हो सकती है। रोक भाई, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, सॉरी यार ये काटना पड़ेगा मेरा, आ रहा है। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिना ज़रूरत की हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब इससे हो क्या रहा है कि जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन में जो है जो वायु तेरी है एसी से जो है, और फ्रिज की बात करें उससे भी गैसेस निकलती हैं, और भी हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अननेसेसरी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, जिनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है और हो भी रहा है। तो अगर हमें इसको ठीक करना है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन को अगर हमें इसे ठीक करना है, यानी कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, तो इसके लिए उपाय क्या है? सीधा सा सिर्फ एक ही उपाय है, हमें अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको कम करना पड़ेगा। हमें सिर्फ प्रेफरेंस के हिसाब से देखना होगा कि हमें पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए। यानी कि जो सबसे ज़रूरी है पहले वो, उसके बाद जो कम ज़रूरी है वो, और उसके बाद जो बहुत कम उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है वो। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते जाएं और जो ज़रूरत की है उसको भी बढ़ावा दें और जो बिना ज़रूरत की है उसको भी बढ़ावा दें। तो हमें अपनी लिमिट्स को कंट्रोल करना होगा, हमें अपनी जो नीड है उसको लिमिटेड बनाना होगा, जिस वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग रुके, और ऐसा हमें करना ही होगा। और अगर नहीं किया तो सीधी सी बात है, जो प्रकृति है वो हमें मजबूर कर देगी ऐसा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके